एल&आर क्लासेस बीएमआर में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम फिर से बात कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक द्वितीय श्रेणी की परीक्षा के उस पेपर के बारे में जो अभी संपन्न हुआ और उसकी दूसरी कड़ी के साथ अभी बात करेंगे, जिसमें पहली कड़ी में हमने 50 सवालों पर बात की थी। अब इस कड़ी में आगे के सवालों पर बात करते हैं, किस प्रकार के सवाल आए हैं और उनके सटीक उत्तर क्या हो सकते हैं, उन पर हमारी अभी बातचीत होगी। सबसे पहले है संभावित भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य है। द्वितीय श्रेणी परीक्षा में सफलता की आधार कुंजी अगर कोई बनती है तो वो है व्याकरण। यहाँ व्याकरण के अधिकतर सवाल देखने को मिले हैं। संभावित भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य है, यानी हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो। अब संभाव्य भूतकाल कहाँ होता है? संभाव्य भूतकाल कहाँ होगा? जहां पर संभावना हो, और संभावना कहाँ की? भूत की संभावना जो बीत चुकी, यानी ऐसी बात जो पहले हो चुकी, ऐसी बात जो पहले हो चुकी उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। हुआ क्या है? हो सकता है उसने ये बात सुनी, अब सुनी नहीं सुनी उसका पता नहीं है, लेकिन बात पहले की बताई जा रही। बात कब की बताई जा रही है? पहले की, कि उसने सुनी हो। तो यहाँ संभावना व्यक्त हो रही है, तो इसका यही उत्तर होगा संभाव्य भूतकाल। हो सकता है आया है, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। ये क्या कर रहा है? संभावना। और सुनी हो ये भूतकाल को व्यक्त कर रहा है। इसी से पता चल रहा है, इसी से पता चल रहा है। अब देखिए अगला क्या है? भला अब कौन बात करे? भला अब कौन बात करे? भला अब कौन बात करे? संदेह की स्थिति है, सीधा संदिग्ध, संदेहात्मक। कैसा होगा? संदिग्ध। भला अब कौन बात करे? भला अब कौन बात करे? संदिग्ध वर्तमान होगा। और यहाँ पर उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। देखो होगी आया है, होगी, मिली होगी। मिली क्या है? भूतकाल है। बात किसकी हो रही है? भूत की। मिली आते ही क्या होगा? मिली आने से भूतकाल, मिली होगी। अब होगी आया है तो मिली या नहीं मिली इसका किसी को पता नहीं है। मिली या नहीं मिली उसका पता नहीं है, तो ये संदिग्ध भूत है। कौन सा भूत है? संदिग्ध भूत, कि यह उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। संदिग्ध भूत पहले की बात की जा रही है और वो भी चिट्ठी भेजी थी, मिली या ना मिली उसका पता है नहीं, इसलिए वो संदिग्ध में आ रहा है। आपने कई किताबें लिखी है, लिखी आती है भूतकाल को, और किताबें लिखी है, अभी हाल ही में लिखी है। अब ये कितना कालिदास का समय हो तो भी वो दूरगत, उसे क्या कहते हैं? दूरागत आसन्न भूत कहते हैं। यानी भले कितना ही दूर का समय हो, लेकिन लगता है, एहसास होता है कि अभी अभी हुआ है। क्या एहसास होगा? कि ये काम तो बिल्कुल अभी अभी हुआ है। तो दूरागत आसन है। क्या है? दूरागत आसन। आसन्न, आसन्न का अर्थ क्या हुआ? निकट। यानी दूरागत यानी कुछ समय पहले भी हुआ है, दूर से आगत, लेकिन आसन्न यानी पहले काम हुआ लेकिन वर्तमान में उसकी बराबर उपयोगिता चल रही है, तो वो दूरागत आसन है। भले ही कालिदास ने उस समय लिखी है आएगा तो आसन्न भूत आएगा। आपने कई किताबें लिखी है तो इसमें क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। बहुत ही सुंदर सवाल आया है कि समूह में सभी शब्द विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बने, सवाल क्या पूछा? संज्ञा है तो क्या है? भाववाचक है। तो जो शब्द है वो क्या है? भाववाचक है। लेकिन बने हुए किससे हैं?
विशेषण से बने हुए। किससे बने हुए हैं? विशेषण से। तो ऐसे कौन से शब्द है जो विशेषण से बने हुए हैं, उस समूह का पता करना है। तो सबसे पहले देखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा किससे बनता है? बूढ़ा धन आपा। तो बूढ़ा जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा भी है और विशेषण भी है। तो बूढ़ा जातिवाचक भी है और विशेषण भी है, दोनों में आता है। बूढ़ा व्यक्ति भी होता है और कोई बूढ़ा जा रहा है तो वहां पर जातिवाचक भी हो जाएगा। तो देखिए बुढ़ापा इसमें हो गया। फिर है गर्मी। क्या शब्द है? गर्मी। तो गर्मी किससे बना? गरम से। किससे बना? गरम। गरम शब्द ये पढ़ते लगा, गर्मी बना। और मूल रूप से जो गरम शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में ऐसे भी लिखा जाता है और गर्म भी लिखा जाता है, दोनों रूप इसके चलते हैं। सर्दी के साथ भी ऐसा ही है, गर्मी के साथ भी ऐसा ही है। अब घबराहट जो है ये तो विशेषण हो गया, ये क्या हुआ? विशेषण। लेकिन घबराहट में मूल क्या है? घबराना है। क्या है? घबराना। घबराना क्या है? क्रिया है। घबराना क्या है? क्रिया। और उसमें प्रत्यय कौन सा है? आहट। घबराना धन आहट। क्या शब्द हुआ? घबराना धन आहट। ना हट जाता है हिंदी में और आहट प्रत्यय जोड़ के घबराहट बन जाता है। तो ये क्रिया से बना है। तो ये ऑप्शन तो अपना होगा नहीं, लेकिन हमें सभी ऑप्शंस पर बराबर बात करनी है, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यही सवाल आधारशिला बन सकते हैं। तो इन सवालों को अच्छे से आप विश्लेषण करें, देखें कि कौन सा सवाल कैसे आया है। बड़प्पन में क्या होगा? बड़प्पन बड़ा, बड़ा धनपन है। क्या है? बड़ा धनपन। तो बड़ा क्या है? विशेषण है। बड़ा क्या है? विशेषण। सजावट, सजाना है। सजाना क्या है? क्रिया है। आवट, आवट प्रत्यय लगा। और चलन, चलन क्या है? देखिएगा चलन, चलन में चलना क्रिया और उसमें चलना में अप्रत्यय लगकर चलन बनता है और इससे चाल भी बनता है। चाल भाववाचक भी होती है और चलन भी होती है, दोनों होती है, ध्यान दीजिएगा। चाल भी भाववाचक ही होती है। चाल और चलन दोनों शब्द बनते हैं, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, आगे कभी काम आ सकता है। चलना मूल शब्द है जो क्रिया है। चलना क्रिया से भाववाचक चाल बनेगी या चलन बनेगा, दोनों बन सकते हैं। तो ये कठोरता, कठोरता कैसे बना? कठोर दंता। कठोर क्या है? विशेषण। और मिठास में मीठा धन क्या होगा? आस। मीठा धन क्या होगा? आस, मिठास। और सर्दी में सरद धन ही क्या बना? सरदी। तो ये तीनों विशेषण है। ये ऑप्शन बिल्कुल अपना सही हो जाएगा, लेकिन हमें सभी के बारे में पता होगा तभी ये सवाल हम सही कर पाएंगे। चतुराई में चतुर क्या है? विशेषण है। चतुर विशेषण है और आई, आई प्रत्यय है। क्या है? आई। लड़कपन में लड़का संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक। और पन प्रत्यय है। और चढ़ाई में चढ़ना क्रिया है। चढ़ना धन आई। चढ़ाई बना तो इसमें ना हट जाता है और ये क्रिया है, हमें पता ही है। चढ़ाई, तो ये क्रिया हो गई, ये संज्ञा हो गई, ये विशेषण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा और इसे हमने साबित भी कर लिया है कि इसका यही उत्तर श्योर होगा। अब है नौकर जा रहा था। वाक्य में काल कौन सा है? क्या पूछा? काल पूछा। कौन जा रहा था? नौकर जा रहा था। नौकर, नौकर जा रहा था आया है। सबसे पहले तो इसको देखिए था को। अब था आते ही भूतकाल होता है, लेकिन चारों में ही भूतकाल पड़ा है। चारों में क्या पड़ा है? भूतकाल।
अब अपने को देखना है नौकर जा रहा था, अब नौकर गया था, ऐसे होता तो सामान्य भूतकाल हो जाता। लेकिन इसने कहा कि कंटिन्यूअस चल रहा है, नौकर क्या कर रहा था, जा रहा था। जब वो सामने था तब नौकर जा रहा था, यानी क्रिया चल रही थी और निरंतरता होती है, वहां अपूर्णता रहती है, कार्य की पूर्णता नहीं आती, तो अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? निरंतरता के कारण। निरंतरता किसमें रहती है? अपूर्णता में। अपूर्ण भूतकाल किसमें रहती है? अपूर्ण भूतकाल में क्या रहती है? निरंतरता रहती है। और अपूर्ण भूतकाल में निरंतरता रहती है। क्यों रहती है? जैसे ये रहा था, कंटिन्यूस है। इंग्लिश में देखिए, कार्य है वो चल रहा था, गतिमान था, तब तक पूर्ण नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था। तो ऐसे होता कि गया था तो पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन गया होता तो सामान्य भूतकाल हो जाता। तो ये इस प्रकार से अलग अलग है। और संदेह की स्थिति हो तो संदिग्ध हो जाता है। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? कौन सा पूछा है? अघोष। अब देखिए, अघोष कितने होते हैं? 13 वर्ण अघोष होते हैं। घोष और अघोष स्वर तंत्रियों की झंकृति के आधार पर जो चलते हैं, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 वर्ण होते हैं। अब 13 कौन से होते हैं? जो पहला और दूसरा अपने क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग। इसके ये पहला हुआ, और ये दूसरा ख, ये छ, ये ठ, ये थ, ये फ। ये जो है, ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ये हो गए 10। ये कितने हुए? 10। ये 10 अघोष होते हैं। क्या है? पहले 10 अघोष। कोई सामान्य सा याद करने की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नेताजी पहले तो अघोषणाएं ही अघोषणाएं करते हैं, बाद में जब तुरंत जैसे चुनाव आ जाते हैं तो वो घोषणा पर घोषणा, तो वो घोष तीनों बाद वाले हो जाएंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, 13 ये हो गए। और जो स्वर होते हैं उनकी तंत्री झंकृत ही रहती है, तो स्वर खुद तो घोष में ही जाएंगे। तो स्वर के निकट कौन थे? यर लव अंतस्थ वाले, वो भी स्वर के साथ चले जाएंगे। फिर उष्मीय आते हैं। कौन आते हैं? उष्मीय का ह जो है उसका उच्चारण जो होता है उसमें स्वर तंत्री झंकृत ज्यादा होती है, घोष घर्षण ज्यादा रहता है, वो घोष वर्ण में आता है। क्या रहता है? घोष वर्ण में आता है। तो ह को छोड़ के जो उष्मीय है, उष्मीय के 3 प्रारंभिक व्यंजन कौन से? श, श और स। ये तीनों के तीनों किस में रहेंगे? अघोष में रहेंगे। किस में रहेंगे? अघोष में। और ह किस में चला जाएगा? ह जो है वो घोष है। ह क्या है? घोष है। ह घोष है। ह क्या है? इनमें से 4 होते हैं, 4 में से जो ये ह है वो क्या है? घोष है। तो ये किस में है? अघोष में। तीनों किस में है? अघोष में। और तो 10 + 3 कितने हो गए? 13। 10 + 3 13। ये इतने ही है। अघोष वर्ण 13 वर्ण ही है। यह घोष है, वो भी घोष है, स्वर है, तो सीधी बात है। और ये स्वर के निकट है इसलिए घोष है। और ड जो है वो क्या है? तीसरा वर्ण है। क, ख, ग, घ, नहीं सॉरी, ट, ठ, ड। ड जो है वो तीसरा वर्ण है, तो सीधी बात है तीसरा किस में आएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा घोष में चला जाता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने अघोष को अलग ही कर लिया है, तो सीधा समूर्धन्य जो है वो किस में आएगा? अघोष में आएगा। बस ये सीधा हो जाएगा आपके। फिर है कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से शुद्ध कौन सा है? तो गलतियां निकालेंगे तो अपने आप शुद्ध मिल जाएगा। यह असली गाय का घी है। अब गायें तो सारी असली होती है, घी ही असली या नकली होता है। तो यह
गाय का असली घी। असली किसकी विशेषता है, विशेषण है। घी की विशेषता है, घी है। गाय की विशेषता थोड़ी है, असली विशेषता किसकी है, घी की है। तो वो किसके आगे आएगा, वो आएगा किसके आगे, असली के आगे। विशेषण। और अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। कई बार इस जगह गलत वाक्य दिया जाता है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, ऐसे कह करके और कंफ्यूज करते हैं, तब वो गलत होता है। अश्वमेध का ही अर्थ, मेध का अर्थ ही क्या है, यज्ञ होता है, इसलिए वहां यज्ञ पुनरुक्ति नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ है, यज्ञ का एक प्रकार है। यानी वो घोड़ा जब छोड़ा जाता है, उसको पकड़ने वाला अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो पकड़ता है, वो जिसने घोड़ा छोड़ा है उसका शत्रु बन जाता है, उसे युद्ध करना पड़ता है। तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। यहाँ शत्रुओं से खतरे का डर है, नहीं होगा, यहाँ शत्रुओं से खतरा है, खतरा है या फिर डर है, दोनों में से एक होगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर नहीं आएगा, पुनरुक्ति हो रही है, फिर नहीं आएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये जो अशुद्ध वाले हैं, इन्हें हम थोड़ा ध्यान से शिद्दत से देखें तो पता चल जाता है कि मोटी मोटी सी अशुद्धि कौन सी है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब गलत है। क्या पूछा है, गलत, उसमें आया शुद्ध, इसमें आया अशुद्ध। तो देखिए, मृण्मय बिल्कुल शुद्ध शब्द है, मृण्मय बिल्कुल शुद्ध शब्द है, मृण्मय, तो ये अशुद्ध में नहीं होगा। अक्षुण बिल्कुल शुद्ध शब्द है, अक्षुण। संयम बिल्कुल शुद्ध है, ये दोनों शुद्ध हो गए। और उंगली, क्या है, उंगली और आंख, ये भी शुद्ध है। अंगुली होता है तब ऐसे लिखते हैं अंगुली, और उंगली को ऐसे लिखा जाता है। दोनों ही शब्द डिक्शनरीज में चलते हैं, दोनों ही शुद्ध शब्दों में चलते हैं। और अंधेरा, अंधेरा ऐसे लिखा जाता है, अनुस्वार नहीं आता अंधेरा में, अंधेरा क्या आता है, अनुनासिक आता है। और गंवार में भी, गंवार, गंवार क्या है, ये जो है ये तद्भव है किसका, ग्रामीण का। इसका तत्सम क्या होता है, ग्रामीण, तत्सम है। ग्रामीण क्या है, तत्सम है। और जो गंवार है वो क्या है, तद्भव है। तो इस प्रकार से कई प्रकार का जो शब्द भंडार है, वो जितना हमारा बड़ा होगा, जितना विस्तृत होगा, उतनी ही हमारे ये अशुद्धियां कम होगी। केवल शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ने से ही हमारा काम नहीं चल सकता, हमारे सारे शब्द भंडार कवर होंगे, तब जाकर के ये अशुद्धियां सुधरेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पिताजी सकुशल पहुंच गए हैं। बिल्कुल, पिताजी कहीं गए थे और वहां सकुशल पहुंच गए हैं, यह सूचना दी जा रही है। बिल्कुल सही बात है, सकुशल हो सकता है या कुशलता पूर्वक हो सकता है, दोनों शब्द बिल्कुल सही है। सकुशलता पूर्वक नहीं होता, कुशलता पूर्वक होता है या फिर सकुशल होता है। तो बेटों में युद्ध हो गया, अरे भाई बेटे हैं दोनों, युद्ध थोड़ी करेंगे, युद्ध तो बड़ी सेना में होता है, सेना में होता है युद्ध, दो राजाओं के बीच होता है। युद्ध के लिए बड़ा पैमाना तय है, भाइयों में युद्ध नहीं होते, तो बेटों में युद्ध नहीं होते, लड़ाई होती है। बेटों में लड़ाई हो गई, ये हो सकता है, बेटों में लड़ाई हो गई, इस प्रकार से हो सकता है, बेटों में लड़ाई हो गई। फिर है, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया। क्या होगा, चतुरता या चातुर्य,
मैं उसकी चतुरता होगा, उसकी के साथ तो क्या आएगा, चतुरता। और अगर चातुर्य लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं उसके चातुर्य से दंग रह गया। तो यहाँ चतुरता आएगा, क्या आएगा, चतुरता। चतुर के आगे ता लगता है। चातुर्य अपने आप में विशेषण है, जिसके आगे मतलब चातुर्य क्या है, नहीं विशेषण नहीं है, चातुर्य है, चतुरता का ही पर्याय है, भाववाचक है दोनों। भाववाचक के आगे ता प्रत्यय कैसे लगेगा, भाववाचक पहले से ही अपने आप में संज्ञा है, उसमें ता प्रत्यय नहीं लगेगा। विशेषण क्या है, विशेषण चतुर है, उसके आगे ता लग करके और चतुरता बनेगा, ये क्या होगी, भाववाचक होगी। ये टिड्डियों की मंडली, टिड्डियों नहीं है, टिड्डियों की मंडली। मंडली तो किसकी होती है, भजन की होती है, भजन की मंडली होती है, मंडली तो भजन की होती है। टिड्डियों का तो दल होता है, का दल, सारी फसल। कई बार जब टिड्डी दल आते हैं तो फसलें चौपट कर जाते हैं, फसल चट कर गया, कर गया, पूरा फॉर्मेट ही बदल गया। टिड्डियों का दल सारी फसल चट कर गया, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। कमरा जो है वो क्या है, कमरा विदेशी है, बिल्कुल पुर्तगाल से आया हुआ है। हमारे यहाँ कमरा कहते ही नहीं थे, पुर्तगाली लोगों ने कमरा कहा, ऑलपिन कहा, ये शब्द कहाँ से आए, ऑलपिन हुई, कमरा हुआ, ये पुर्तगाल से आए। बयार अपना शब्द है हिंदी का, सीधा साधा सा। चाकू जो है वो भी तुर्की भाषा का शब्द है, चाकू कहाँ का है, तुर्की का है, चाकू तुर्की का है, विदेशी हो गया। अब जो औरत है वो अरबी का है मूल रूप से, फिर चलते चलते उर्दू में आता है, फारसी में भी चलता है, और मूल रूप से अरबी का शब्द माना गया है। जो औरत है ये भी विदेशी शब्द है। तो कमरा, चाकू और औरत हो गए विदेशी। और बयार जो शब्द है, ये बागों में बयार आई, तो बयार है वो क्या है, बिल्कुल देसी शब्द है। वाक्य में दो या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए तथा समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या पूछा गया है, दो या दो से अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाना है। दो एक जैसे शब्द है और उनको क्या करना है, भिन्न भिन्न दिखाना है, या फिर क्या करना है, समान उपवाक्यों को, समान उपवाक्य, यानी एक जैसी भार वाले, एक जैसी शक्ति वाले, समानता वाले, समानता रखने वाले जो उपवाक्य है उनको जोड़ना है। जैसे है कि जो परिश्रमी होगा, जो परिश्रमी होगा वह सफल होगा, सफल होगा। ये दोनों एक जैसे पद है, समान शक्ति रखते हैं, बराबर की शक्ति रखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा है, तो बीच में क्या लगा रहे हैं हम, अल्प विराम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, अल्प विराम। तो सीधा यहाँ पर अल्प विराम हो जाएगा। और एक जैसे शब्दों के लिए, एक जैसे वाक्य में दो या अधिक समान शब्द, जैसे ये हो कि नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, आप रुकिए। इस प्रकार से कोई शब्द हो, नहीं नहीं आप रुकिए, ऐसा कुछ हो एक जैसे, तो भी कॉमे का प्रयोग करते हैं, तो भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर अल्प विराम होगा, बाकी वाले नहीं आएंगे। फिर है वाक्यांश हेतु दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है, यानी जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द है, उनमें सही कौन सा है ये पूछा है। सही कौन सा है, सही वाला कौन सा है ये पूछा गया है। तो देखिए, जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं, व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण कहलाता है। जैसे पाणिनि वगैरह क्या थे, संस्कृत के
व्याकरण थे। व्याकरण दो मात्रा आती है और इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बड़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति, जो हमारे अलंकार भी चलता है। अति और शुद्ध शब्दों में भी कई बार आता है, अक्सर मैं कहती हूं सयोक्ति। इस प्रकार से स इसमें पूरा आएगा। जो स्त्री कविता रचती है, विदुषी नहीं है, विदुषी तो विद्वान का स्त्रीलिंग है, कवयित्री होती है। कविता लिखने वाली कौन होती है? कवयित्री। ये भी शुद्ध शब्दों में अक्सर आता है, कवयित्री। फिर है जो बहुत कठिनाई से मिलता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है तो इसको क्या कहेंगे? अलभ्य नहीं कहेंगे, इसको कठिनाई से मिलने वाले को दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। और जो मिलता ही नहीं, जो प्राप्त होता ही नहीं, उसे अलभ्य कहते हैं। यानी भाई कठिनाई से मिल रहा है, मिल तो रहा है तो होगा दुर्लभ, और मिले ही नहीं, मिले ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है, तो अलभ्य होगा। अलभ्य कब होगा? जब बिल्कुल भी ना मिले तब अलभ्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है, अब देखिए हमारी L&R क्लासेस BMR जो है, यहाँ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, जिसमें पहले कोर्स की हम अगर बात करें तो अभी जो वैकेंसी आ रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रखी है, उसके साथ फर्स्ट ग्रेड की आ रखी है, सेकंड ग्रेड हिंदी की आ रखी है। हिंदी विषय का ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है अपना L&R क्लासेस। तो यहाँ पर अपने पास एक स्कूल लेक्चरर का समेकित कोर्स है, जिसमें पूरे कोर्स को पूरे सिस्टम के साथ और संपूर्ण कोर्स को ध्यान में रखते हुए बिंदुवार तरीके के साथ पढ़ाया गया है, जो L&R क्लासेस पर उपलब्ध है। और जून में होने वाली परीक्षा की रणनीति से वहां पढ़ाया जाएगा, खूब सारी प्रश्नोत्तरी हल की जाएगी और RPSC पैटर्न से प्रश्नोत्तरी होगी। और उसके साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें सभी बिंदुओं को सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्व देते हुए कराया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही साथ समझाइश जो होगी प्रश्नों की, वो आपके यकीनन जब आप पेपर देने बैठोगे तब काम आने वाली होगी। व्याकरण का पार्ट हो, अभिव्यक्ति माध्यम हो, आपका काव्य शास्त्र हो, साहित्य का इतिहास हो, शिक्षण विद्या हो, सबको एक साथ समाहित किया गया है। मतलब पहले मनोविज्ञान को हम साथ में नहीं ले रहे थे, लेकिन अब मनोविज्ञान का जो पार्ट था उसे तो RPSC ने फर्स्ट पेपर में कर दिया। अब केवल जो मूल्यांकन है, अधिगम है और शिक्षण के जो तरीके हैं, केवल उनको ही रखा है। हिंदी शिक्षण किस प्रकार से हो सकता है और आधुनिक तकनीक का हिंदी शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जाए, तो इससे जुड़ी सटीक सामग्री अपने ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। और बहुत ही इस तरह उम्दा तरीके से कराने का प्रयास किया गया करेंगे, क्योंकि शिक्षण सामग्री वाला अभी तक काम करना है, तो उसको इस तरीके से कराया जाएगा टू द पॉइंट, जिससे कि एक एक सवाल अभ्यर्थी अपने हल करते वक्त सही कर सके, इसका पूरा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही साथ अपनी एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें 16 टेस्ट है, जो 6 टेस्ट है वो हो चुके हैं, लेकिन ऐप पर उपलब्ध रहते हैं। विद्यार्थी अपनी सहूलियत के अनुसार दे सकता है। और एक नया शेड्यूल भी जारी कर देंगे कि ये आगे और नए टेस्ट भी होंगे, पुरानी भी उपलब्ध होगी और नए टेस्ट भी होंगे। तो 6 टेस्ट अभी तक इस शेड्यूल के बाकी है और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं और अभी जो होगा वो रिवाइज टेस्ट, वही प्रश्न नहीं आएंगे वापस, वही सवाल नहीं आएंगे, सवाल नहीं होंगे, नए होंगे, लेकिन टॉपिक वो रहेंगे जो पुराने 6 टेस्ट के रहे हैं। उसमें 75 सवाल रहने वाले हैं, जो अगले शनिवार को होने वाले हैं।
ये अपना जो सहायक आचार्य का कोर्स है उसका सहायक आचार्य में जो पिछली बार की परीक्षाएं हुई ये उनमें हमें असीम सफलताएं मिली है। बाकी वाली अभी तक परीक्षाएं इतनी हुई नहीं है, लेकिन सहायक आचार्य की जो हुई उसमें भले ही अपना फर्स्ट पेपर हो, क्योंकि सहायक आचार्य में 3 पेपर होते हैं, तो पहला और दूसरा पेपर जो है वो अपने हिंदी के रहते हैं। तो पहले और दूसरे दोनों ही पेपर में 90% से ऊपर सफलता हमने हासिल की। सीधे के सीधे सवाल देखने को परीक्षा में मिले और जो प्रश्नोत्तर शैली अपनाते हैं उसका भी बड़ा फायदा मिला है। और उसके साथ ही साथ वीडियो का जो विश्लेषण रहता है, व्याख्या रहती है, जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर में पाठ लगे हुए उनकी व्याख्या करवाई गई है, और जो साहित्य इतिहास है उसमें भी जो विशेष बिंदु है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है, उनका अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा रहा है और आगे भी रहेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ एक टेस्ट सीरीज सहायक आचार्य की भी 9 जनवरी से शुरू हो रही है। हर 20 दिन के अंतराल में ये टेस्ट सीरीज होगी और परीक्षा तक होगी, यानी दिसंबर 25 में परीक्षा होगी। तब तक L&R क्लासेस हर 20 दिन के अंतराल में परीक्षा लेगा, टेस्ट लेगा, जो पहले टॉपिक वाइज चलेगा और बीच में रिवीजन भी होंगे। 6 महीने का दौर और फिर नए 6 महीने का और शेड्यूल बनाया जाएगा। इस प्रकार से रिवीजन पर रिवीजन के टेस्ट लिए जाएंगे और अकॉर्डिंग सिलेबस सब कुछ चलेगा, और पूरा विश्वास है कि कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही बड़े फायदेमंद रहने वाले हैं। ये हमारे सितारे हैं, आप सब जानते हैं, जिन्होंने असीम सफलताएं प्राप्त की है। इनकी मेहनत को बड़े सलाम है और इनके साथ साथ कुछ हमारी मेहनत भी रंग लाई, उसकी भी हमें बड़ी खुशी है। और इसी के साथ हमारी टेस्ट सीरीज के भी सितारे हैं जिन्होंने अपने L&R क्लासेस का केवल एक ही पेपर का टेस्ट सीरीज चलाया था, जिसमें 51 टेस्ट थे, 46 टॉपिक वाइज थे और बाकी वाले पूरे सिलेबस के टेस्ट थे। वहां से भी खूब सारे सवाल आए हैं जिनकी तो गिनती नहीं की, लेकिन संपूर्ण कोर्स से हमने जो मिलान किया तब हूबहू प्रश्नों की संख्या 90% से ऊपर थी, और कुछ सिलेबस बाकी था वो अलग बात है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम बहुत शॉर्ट था। अब हमारे सिलेबस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होने की ओर है, और उसके साथ ही साथ काफी उसमें नयापन भी ला रहे हैं। खूब सारी प्रश्नोत्तरी से सजा हुआ सिलेबस रहेगा, और आरपीएससी की ये जो पैटर्न है, आरपीएससी की जो प्रणाली है, उसको हूबहू अपनाने का पूरा 100% हमारा प्रयास रहेगा। और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी के साथ हम हर वक्त जुड़े रहते हैं, जुड़े रहेंगे। और किसी को अगर जरूरत भी हो, ऐसा लगे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत होती है, कई लोगों को मनी संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो भी अपनी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चीजें होती रहती है, लेकिन मुख्य बात है तैयारी में किसी प्रकार की कोई अड़चन किसी को भी नहीं आनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी के बारे में। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है क्या कहलाता है? संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी बात किसकी हो रही है? कारकों की हो रही है। पहली बात तो कारक होते क्या? कारक क्या करते हैं? संज्ञा व क्रिया के बीच संबंध को दर्शाते हैं, निर्भरता को दर्शाना इनका मुख्य काम होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संज्ञा का वह रूप, वह कारक जो आधार का काम करे। अब आधार का काम करे, आधार का काम एक ही करता है जिसके नाम में आधार आ रहा है, अधिकरण। क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या करता है? आधार बनाता है। क्या करता है? आधार। जैसे हम कहें कि बंदर छत पर बैठा है तो उसके नीचे आधार है, छत के ऊपर बैठा है। कहां बैठा है? छत पर बैठा है। तो आधार अधिकरण।
आधार का काम करने वाला कारक कौन सा है? अधिकरण। जैसे बंदर छत पर बैठा है। बंदर छत पर बैठा है। कहां बैठा है? छत पर। आधार है उसके पास, आधार है किसका? छत का। बैठा है, संज्ञा है बंदर, बैठा है क्रिया है, और उनमें संबंध स्थापित कर रहा है पर जो है वो अधिकरण, छत पर बैठा है। कहाँ है? अधिकरण कारक होगा और ये आधार प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा अधिकरण कारक। समानाधिकरण समूचे बोधक के भेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डीप सवाल आया है। समानाधिकरण के भेद पूछे गए हैं, समानाधिकरण समूचे बोधक के भेद पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि समानाधिकरण क्या होता है। समानाधिकरण किसे कहते हैं? तो समानाधिकरण का काम क्या है? समान अधिकरण। शब्द क्या है? समानाधिकरण। समान धन अधिकरण। तो समान स्तर के पदों को क्या करता है? जोड़ता है या अलग करता है? जोड़ना या अलग करना। समान स्तर के होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अलग करना समानाधिकरण होगा, यानी दोनों वाक्यों का स्तर कैसा होगा? दोनों शब्दों का स्तर कैसा होगा? समान होगा। जैसे हमने कहा कि साधारण सा वाक्य है, राज आया और श्याम चला गया। तो देखिए, यहां एक वाक्य था राज आया और ये दूसरा वाक्य है श्याम चला गया। तो इन दोनों का, राज आया, यह वाक्य भी अपने स्तर पर पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। समान अधिकार रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों समान अधिकार रखते हैं। दोनों क्या रखते हैं? समान अधिकार है। और बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है। तो ये क्या है? समानाधिकरण अव्यय है। क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब इसके वापस भेद पर जाते हैं। इसके समानाधिकरण के भेदों पर। सवाल भेदों से आया है, लेकिन भेद तो तब समझ में आएंगे ना जब पहले हमें पता होगा कि समानाधिकरण खुद है क्या। तो देखिए, विभाजक समानाधिकरण में विभाजक का काम कौन करते हैं? इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि और जो कि जो है वो वैधिकरण के शब्द है। जो कि और क्योंकि क्या है? वैधिकरण के है, इसके है ही नहीं। वैधिकरण जो किसमें आते हैं? उपवाक्यों में आते हैं। उपवाक्यों में देखिए, ये मिश्र वाक्य वाले हैं, वैधिकरण का काम करते हैं। और समानाधिकरण में विभाजक में क्या आएंगे? या आ सकता है, अथवा आ सकता है। या अथवा, इस प्रकार से या अथवा ये आ सकता है। तो या अथवा का वाक्य क्या हो सकता है? देखिए, या अथवा का होगा कि कोई मेहमान आया और हमने पूछा कि आप चाय लोगे या कॉफी, मतलब क्या पसंद करते हो, चाय पसंद करते हो या कॉफी, ऐसा पूछेंगे ना। दो ऑप्शन देंगे, दो विकल्प देंगे। तो ये दो विकल्प जहां दिए जाते हैं, जैसे आप चाय लोगे या कॉफी, तो इसमें सीधा या आया है। ये क्या कर रहा है? विकल्प दे रहा है, विभाजन कर रहा है। एक कि आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, क्या प्रेफर करोगे, ये पूछा जा रहा है। परिणाम दर्शक, यानी एक काम हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा उसे दर्शाते हैं। अतएव या इसलिए। जैसे कोई है जो काम है, एक काम हो गया जिसकी वजह से दूसरा काम उस पर आधारित रहा, उसके कारण दूसरी घटना घटी। एक घटना के कारण, जैसे लिखा कि वर्षा हो गई, वर्षा
हो जाने के कारण मिलिंद स्कूल नहीं जा पाया। अब इसको मैंने वापस चेंज करना है। वर्षा हो गई इसलिए मिलिंद स्कूल नहीं गया, के कारण ना लिख करके और क्या लिखना पड़ेगा, परिणाम दर्शक बनाना है। तो इसको वर्षा हो गई, वर्षा हो गई इसलिए, यहां पर नहीं आएगा अल्प विराम, इसलिए से पहले अल्प विराम नहीं आता। वर्षा हो गई इसलिए मिलिंद स्कूल नहीं गया। वर्षा हो गई थी इसलिए मिलिंद ने क्या नहीं किया, स्कूल नहीं गया। अब इसलिए जो है वो क्या दर्शा रहा है, परिणाम दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, परिणाम। परिणाम दर्शा रहा है कि वर्षा हो गई थी इसलिए मिलिंद जो है वो स्कूल नहीं गया। अगर वर्षा नहीं होती तो अपनी रूटीन में वो स्कूल जाता। तो ये कार्य हो जाने से, वर्षा के हो जाने से मिलिंद का स्कूल जाना प्रभावित हुआ। तो इस प्रकार से ये अतएव हो या इसलिए हो परिणाम दर्शाते हैं कि एक घटना हुई, उसके परिणाम में ये दूसरी हो गई। अगला है संयोजक और एवं। जैसे राज आया और श्याम चला गया, ये दो वाक्य आपस में जुड़ गए। अब हम लिखते कि राज आया, खड़ी पाई लगाई, फिर श्याम चला गया, तो भी था। तो संयोजक का काम कर रहे हैं। विरोध दर्शक कैसे होते हैं, परंतु लेकिन। जैसे कोई वाक्य हो परंतु या लेकिन, जैसे कोई वाक्य हो कि वह बहुत होशियार है लेकिन भाग्यवश अभी तक सफल नहीं हो पाया। तो लेकिन क्या करता है, लेकिन का काम थोड़ा सा विरोध दर्शाना होता है कि ये काम तो हुआ, ऐसा था, लेकिन उसका परिणाम वैसा नहीं रहा, उसमें विरोध का आभास रहता है। तो उसे विरोध दर्शक समानाधिकरण समूचे बोधक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, सीधी सी बात है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है। आशीर्वाद, शुभकामना, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद और शुभकामनाएं किसमें आती है, इच्छा बोधक में आती है। किसमें आती है, इच्छा बोधक में। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। क्या हुआ कि शुभकामना है, और संकेत में क्या रहता है, जो कड़ी मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। जो कड़ी मेहनत करेंगे वह सफल होंगे। तो ये संकेत है कि भाई कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, और कड़ी मेहनत नहीं की तो कोई सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। फिर है विधिवाचक। सामान्य सा वाक्य है कि सोहन विद्यालय गया। क्या है, सोहन विद्यालय गया, सामान्य सा वाक्य है। सामान्य वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाता है। और अगला जो है वो क्या है, संदेह सूचक है। संदेह में क्या होगा कि काम हुआ या ना हुआ इसका पता नहीं है। तो ऐसे लिखा हो कि सोहन अभी, कोई बार है और कह रहा है कि अभी विद्यालय गया होगा, यानी कोई दूर है, कोई दूर बैठे हैं, दूर बैठे बात कर रहे हैं। सोचने वाली यहाँ बातें होती है, दूर बैठे और सोच रहे हैं कि ये तो जो टाइम है ये विद्यालय जाने का है, तो सोहन अभी कहाँ गया होगा, विद्यालय गया होगा। अब संदेह है, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि वो विद्यालय गया है नहीं गया है, ये पता है नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है कि गया होगा, सामने नहीं है, दूर है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से बात हो रही है। त थ द क्या होते हैं, दंत्य होते हैं, मेरे को पता ही है। त थ द दंत्य।
त थ द क्या है, दंते है। और कोमल तालु जो है वो जैसे संस्कृत में तो जो कंठे थे उन्हें धीरे धीरे हिंदी के उच्चारण में कोमल तालव्य धीरे धीरे माना जाने लगा। उनका उच्चारण जो है वो कंठ से थोड़ा सा अलग हट करके तालु की ओर, कोमल तालु की ओर बढ़ने लगा। तो जो एक तो जो कंठे था पहले मूल रूप से कंठे है, आ या वो डॉक्टर वाला ओ भी आ सकता है, और उसके साथ क वर्ग, ये किस में आ जाते हैं, अपने कोमल तालु में, हिंदी में लिए जाते हैं। बाकी संस्कृत में तो ये कोमल तालु नहीं है, संस्कृत में तो कंठे है। क्या है, कंठे है। लेकिन हिंदी में इन्हें कोमल तालु के माना जाने लगा है। फिर है प फ व, ये ओष्ठ्य है। च च ज तालव्य है। ट ठ ड क्या है, मूर्धन्य है। ये बात है। फिर है इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तत् धन हित, तदित। तत् धन हित क्या है, तदित। तत् धन हित, तदित, ऐसे भी लिखते हैं। और इस प्रकार से पेपर में इस बार लिखा हुआ आया था, तदित, तत् धन हित, तदित। और इसके ऊपर से भी आती है मात्रा, दोनों प्रकार से। दो अलग अलग देवनागरी की जो मानक वर्णमालाएं, मानक वर्तनी आई है, उसमें दो प्रकार के लिखे हुए 16 और 19 में अलग अलग है। तो तद्दित ये इस प्रकार से है। लेकिन अपने बात क्या है, विकल्प सही नहीं है। तत् धन हित क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन है। क्यों, क्योंकि त है और उसके साथ ही है, ह है। तो ह किस में बदलता है, जब त के बाद ह आएगा तो ह त से त के तीसरे वर्ण द में बदल जाता है, तो तदित हो जाता है। क्या हो जाता है, तदित। इस प्रकार से ह किस में बदला, ध में बदल गया, और है क्या, व्यंजन। तो ये बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये हो गया सही। फिर है भाग्य धन उदय, भाग्योदय। भाग्य अधन उ बराबर ओ हो गया। क्या हुआ, ओ। अधन उ बराबर ओ, और क्या बनी, गुण संधि। क्या बनी, गुण संधि बनी। और फिर है अभिधन आगत। अभिधन आगत क्या बनेगा, अभिधन आगत, अभ्यागत, ईधन आ बराबर अभ्यागत ईधन आ, या बना है, यह बनता है। ई और अ क्या करते हैं, यह का निर्माण कर देते हैं, और इधर वाली जो मात्रा है आ वाली वो आगे चली जाती है। तो जो भ है ये आधा हो जाता है, क्योंकि ई यहाँ य के निर्माण में योग दे देती है। तो ये यण संधि है। क्या है, यण, अभ्यागत। अभ्यागत में यण संधि। फिर है ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त होता है। क्या होता है, उपर्युक्त। ऊपरी धन उक्त, ई धन उ, यह भी उपर्युक्त। इसी प्रकार से उपर्युक्त, ई है और ऊ है, उपर्युक्त हो जाएगा, ऊ की मात्रा उसमें लग जाएगी। यह भी यण का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण है, लेकिन शब्द यहाँ पर गलत है। फिर है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, पांचों उंगलियों में घी, सब तरफ से लाभ ही लाभ होना। पांचों उंगलियों में घी, सब तरफ से लाभ ही लाभ होना, बिल्कुल सही है। यहाँ गलत ढूंढना है अपने को। और फिर है पास नहीं ढीला, अवतार चले मेला, असंभव कार्य नहीं होगा। पास में कुछ भी ना होने पर भी कुछ नए नए कार्य करने की प्रवृत्ति होना, खर्च करने की प्रवृत्ति होना, ऐसा होगा। लेकिन पसीने की कमाई, मेहनत से कमाया हुआ धन, बिल्कुल सही है। पसीने की कमाई, मेहनत से कमाते उनको पता है कि खर्च कहाँ करना है। सब धान 22 पंसेरी, अर्थ क्या है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। हमें जो अच्छा व्यवहार करता है, ज्यादा अच्छा है, उसका ध्यान रखना है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन सब धान 22 पंसेरी, यानी सबके साथ होने वाला एक सा व्यवहार, ये भी सही है। तो पास नहीं ढेला वाला ये यहाँ पर गलत है। इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। त्योहार बिल्कुल शुद्ध है, गौतम भी शुद्ध है और निधि भी शुद्ध है। गति अवरोध, गति धन अवरोध होता है, गति धन अवरोध। तो गति धन, ई धन अ हुआ,
ए धन अ, यहाँ मात्रा किसकी है? अ की। अब यहाँ अवरोध होता तो गत्यावरोध होता, नहीं तो मात्रा कहां से आएगी? मात्रा तो यहीं से जानी थी, आएगी कहां से? ए धन अ बराबर क्या बनेगा? यह बना, और यह मात्रा अ की है तो अ की ही रहेगी, यह ही रहेगा। और यण संधि का ये उदाहरण है, यण संधि। बिल्कुल अच्छा सुंदर शब्द आया है। आंखों से पर्दा उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। ये आंखों से पर्दा उठ जाना, असलियत का पता चल जाना, यानी किसी का कोई बड़ा राज हो वो सामने